तो हम रिएक्ट में देख रहे थे कैसे हम एस्केप हैचेस यूज़ कर सकते हैं, और एस्केप हैचेस में जो हमारा अगला टॉपिक है वो भी यूज़ इफेक्ट के रिलेटेड ही है। हम पिछले 2 वीडियो से देख रहे थे कि इफेक्ट वगैरह कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे हम इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली, और कैसे हम इफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं यूज़ करना किसी किसी केसेस में। और उन चीज़ों में हमने ये भी देखा था कि कैसे हम इवेंट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने इफेक्ट्स के ऊपर। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम लाइफ साइकिल देखते हैं अपने रिएक्टिव इफेक्ट्स की। तो लाइफ साइकिल अपने कंपोनेंट की अलग होती है, इन इफेक्ट्स की अलग होती है। तो देखते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है। कंपोनेंट माउंट होता है, कंपोनेंट अपडेट होता है किसी ट्रिगर पे, और कंपोनेंट अनमाउंट होता है। ये तो कंपोनेंट का हो गया ना कि इट्स अ गुड वे टू थिंक अबाउट कंपोनेंट्स बट नॉट अबाउट इफेक्ट्स। देखा, ये कंपोनेंट का हो गया। इफेक्ट का ऐसा नहीं होता है, इफेक्ट का थोड़ा अलग होता है प्रोसेस। वो कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इफेक्ट के लिए इन्होंने जो प्रोसेस दी है उससे पहले देखते हैं व्हाई सिंक्रोनाइजेशन में नीड टू हैपन मोर देन वंस। तो सिंक्रोनाइजेशन एक से ज्यादा बार क्यों होना चाहिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने चैट रूम का एग्जांपल दिया है, पर ऐसे केसेस हो सकते हैं ना कि किसी एक चीज पे जब चीज माउंट होगी, आपका कंपोनेंट माउंट होगा, तो आपको यूज इफेक्ट रन करना है। उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ एक चीज चेंज होगी, जैसे कि समझो एक आईडी चेंज हो रही है, तो फिर आपको रन करना पड़ेगा यूज इफेक्ट। फिर अगर कुछ चेंज हो रहा है जो कि यूआरएल से रिलेटेड है, जहां से आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो फिर आपको रन करना पड़ेगा। मतलब रीसिंक्रोनाइजेशन की नीड तो है ही आपके स्टेट के अपडेट के हिसाब से, जो कि उस रिसोर्स से नीडेड है, उस रिसोर्स से रिलेटेड है, और उस रिसोर्स के लिए नीडेड है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे चैट रूम में इन्होंने क्या किया, क्रिएट कनेक्शन और रूम आईडी डाली है। तो रूम आईडी जब भी अपडेट होगी तो हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा उस रूम के साथ में, राइट। तो इसका मतलब क्या, रूम आईडी रिलेटेड है अपने कनेक्शन से, और कनेक्शन के लिए वो नीडेड है कि आप यहाँ पे पास करो। ओके, तो 2 चीजें याद में रखना, एक तो नीड और एक रिलेशन। जिन चीजों की नीड किसी एक्सटर्नल चीज को है, और जिस स्टेट का रिलेशन अपने एक्सटर्नल चीज के साथ है, वो जब अपडेट होगी तो आपका रीसिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। वो देखते हैं कि कैसे काम करेगा रीसिंक्रोनाइजेशन। तो हमें पता है हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट में बस अपना एरे में डालना है, डिपेंडेंसी एरे में, और वो काम करेगा। पर इससे है ना थोड़ी चीजें बदल जाती है। इसी से डिफाइन होता है अपने यूज इफेक्ट का लाइफ साइकिल। वो कैसे चीज चेंज करेगी देखते हैं। देखो, जब हम यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसी एरे में कुछ भी नहीं डालेंगे तो मतलब क्या, हर एक रेंडर पे, हर एक कमिट में वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब लाइफ साइकिल क्या होगी, हर एक रेंडर के लिए, रेंडर 1 के लिए सिंक्रोनाइज, और फिर स्टॉप सिंक्रोनाइजेशन, फिर से सिंक्रोनाइज, फिर से सिंक्रोनाइज, फिर से सिंक्रोनाइज। तो ये सिंक्रोनाइजेशन कब कब होगा, देखो, हम अगर डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे तो अलग चीज परफॉर्म होगी, हम अगर डालेंगे क्लीनअप फंक्शन तो अलग चीजें परफॉर्म होगी। देखो, अगर आपका यूज इफेक्ट बस नॉर्मल वाला यूज इफेक्ट है, तो जिसपे डिपेंडेंसी एरे भी नहीं है, क्लीनअप भी नहीं है, तो आपकी लाइफ साइकिल क्या होगी, सिंक्रोनाइज 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 सिंक्रोनाइज, बस इस तरह से चलती जाएगी। अगर आपने डिपेंडेंसी एरे नहीं डाला और आपके यूज इफेक्ट में क्लीनअप डाला, तो आपकी क्या होगी प्रोसेस, सिंक्रोनाइज स्टॉप सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज स्टॉप सिंक्रोनाइजेशन। मतलब क्या, सिंक्रोनाइज क्लीनअप, सिंक्रोनाइज क्लीनअप, सिंक्रोनाइज क्लीनअप, ये सब कुछ चलता रहेगा अक्रॉस 3 रेंडर्स। अगर आपने डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी डाला तो क्या होगा, माउंट पे सिंक्रोनाइज और अनमाउंट पे अनसिंक्रोनाइज। अगर आपका क्लीनअप फंक्शन नहीं होगा तो माउंट पे सिंक्रोनाइज, दैट्स इट, यही लाइफ साइकिल है। अगर आपने डिपेंडेंसी एरे में चीजें डाली और क्लीनअप फंक्शन नहीं डाला है तो सिंक्रोनाइज, और किसी भी डिपेंडेंसी के चेंज पे सिंक्रोनाइज। ओके, उसके बाद अगर आपने क्लीनअप फंक्शन डाला और आपके डिपेंडेंसी एरे में भी चीजें हैं, तो हर एक डिपेंडेंसी के चेंज पे प्लस हर एक माउंट पे सिंक्रोनाइज, और जब पहले सिंक्रोनाइज हुआ रहेगा तो उसके बाद जब सिंक्रोनाइज होगा किसी इवेंट पे, किसी चेंज पे, तो डीसिंक्रोनाइज। मतलब क्या, फिर से वही सिंक्रोनाइज क्लीनअप, सिंक्रोनाइज क्लीनअप, सिंक्रोनाइज क्लीनअप। यह है लाइफ साइकिल अपने रिएक्टिव यूज इफेक्ट की। यही दिया है पूरे डॉक्यूमेंटेशन में। ये इतना बड़ा जो देख रहे हो ना, ये कर्सर यहाँ से मैं यहाँ पे मूव कर पाऊंगा पूरा, इतने बड़ा कर्सर मूव करने की जगह है, इतना बड़ा स्क्रोलर दिया हुआ है, तो ये बस यही है। रीसिंक्रोनाइजेशन की जरूरत क्या है, हाउ रीसिंक्रोनाइजेशन हैपेंस, कैसे होता है ये तो पता है। डिपेंडेंसी एरे पास करना, रीसिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। नहीं पास किया कुछ भी डिपेंडेंसी एरे तो हमेशा ही होगा। यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर पाते हैं, ओपन जेट कर पाते हैं, इस तरह से ये चेंज होगा। ओके, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड सब कुछ लॉग्स वगैरह डाले हमें देखने के लिए। हाउ रिएक्ट नोज दैट इट नीड्स टू रीसिंक्रोनाइज द इफेक्ट।
कैसे पता चलता है? बहुत ईजी है यार। देखो यहाँ पे क्या है? प्रॉप है। प्रॉप मतलब क्या? चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है। ओके, यहाँ पे क्या है? रूम आईडी, उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है? ज़रूरत है। यहाँ पे नीड है, मतलब क्या? इसका रिलेशन है इसके साथ। रिलेशन है मतलब क्या? डिपेंडेंसी एरे में डाल दो। डिपेंडेंसी एरे में डाल दिया तो ये एग्जीक्यूट होने लगेगा। ये रहा रीसिंक्रोनाइजेशन का नीड। ईच इफेक्ट रिप्रेजेंट अ सेपरेट सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। मतलब क्या? हर एक इफेक्ट एक सेपरेट सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। लॉग इवेंट कर सकते हो आप रूम आईडी को लेके। ओके, इफेक्ट्स रिएक्ट टू रिएक्टिव वैल्यूज। रिएक्टिव वैल्यू मतलब क्या? जो भी वैल्यू अपडेट होगी, प्रॉप हो सकती है, कैलकुलेटेड वैल्यू हो सकती है, या फिर स्टेट वैल्यू हो सकती है। अपडेट जो भी होगी वो है रिएक्टिव वैल्यू। और रिएक्टिव वैल्यू पे जो काम करता है वो है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट रिएक्टिव वैल्यू पे काम करेगा मतलब क्या? रिएक्टिव इफेक्ट बन जाएगा। ओके, इतना सिंपल है। रूम आईडी मतलब रिएक्टिव वैल्यू है। अगर आपने इस तरह से चीज़ की है तो ये क्या? रिएक्टिव वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे सर्वर यूआरएल पास करना पड़ेगा। पर अगर आपने उसको ऐसे ऊपर डिफाइन कर दिया ना, जैसे कि यहाँ पे किया है रूम आईडी और सर्वर को, तो ये तो रिएक्टिव वैल्यूज़ नहीं है, ये स्टैटिक वैल्यूज़ है। स्टैटिक वैल्यूज़ के लिए आपको डिपेंडेंसी एरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना काम चला सकते हो ऐसे ही। इसके बाद में आगे क्या दिया है इन्होंने? ओपन चैट कर सकते हो, जनरल रूम वगैरह दिख जाएगी, क्लोज चैट भी कर सकते हो आप, डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा उसके बाद। ऑल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द कंपोनेंट बॉडी आर रिएक्टिव। कंपोनेंट की बॉडी में जो भी डिक्लेयर करोगे रिएक्टिव है। ये डिक्लेयर किया है, रिएक्टिव है। ये डिक्लेयर किया है, रिएक्टिव है। स्टैटिक भी डिक्लेयर किया होगा, रिएक्टिव रहेगा। क्योंकि क्यों? स्ट्रिंग की वैल्यू तो उसमें जा रही है ना पहली बार। और ऐसा भी हो सकता है कि अपडेट कर दो आप, आपका क्या भरोसा, आप तो डेवलपर हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो इसलिए वो रिएक्टिव वैल्यू होती है हमेशा। तो वो सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे एक्सेस करते होंगे, रिलेशन बना रहे होंगे यूज इफेक्ट में, तो डिपेंडेंसी एरे में डालनी ही डालनी है। और रिएक्ट वेरीफाइज दैट यू स्पेसिफाइड एवरी रिएक्टिव वैल्यू एज ए डिपेंडेंसी। मतलब वही कि जो भी रिलेशन मेंटेन हो रहा है वो आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, नहीं तो ये एरर आउट कर जाएगा कि आपने नहीं मेंशन किया यार, ऐसे क्या कर रहे हो। तो अगर आपको नहीं डालना है यहाँ पे, स्टैटिक वैल्यू ऊपर डिफाइन कर दो कंपोनेंट के ऊपर, कंपोनेंट में नहीं रहेगी तो रिएक्टिव भी नहीं रहेगी, एकदम ईजी। व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट वांट टू रीसिंक्रोनाइज। जब आपको रीसिंक्रोनाइजेशन नहीं करना होगा तो क्या करना है? बस ऊपर वैल्यूज डिफाइन कर दो, सिंक्रोनाइजेशन बंद हो जाएगा। बस रिएक्ट को बताना है, क्या बताना है? कि लिंटर को ये बताना है, मतलब रिएक्ट को ये बताना है कि जो वैल्यूज है वो रिएक्टिव नहीं है, और आपका काम चल जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ दिया है, यूज इफेक्ट्स आर रिएक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड्स। यू कांट चूज योर डिपेंडेंसीज। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टिव डिपेंडेंसीज है यूज होने वाली यूज इफेक्ट में, वो आपको डालनी ही पड़ेगी। आप खुद से चूज नहीं कर सकते मैं ये डालता हूँ ये नहीं डालता हूँ, ऐसे नहीं कर पाओगे आप कभी भी। और चेक दैट योर इफेक्ट रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। If you want to read the latest value of props or state without reacting to it and resynchronizing the effect, you can split your effect into a reactive parts. मतलब reactive और non-reactive part में split कर सकते हो आप। और ever relying on objects and functions as dependency. Object और function को dependency कभी भी मत बनाना, दिक्कतें आ जाएंगी। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, जो इसी तरह का इजी वीडियो है, और ये वीडियो की बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे यूज होंगी, फॉलो होंगी, जो कि सेपरेटिंग इवेंट फ्रॉम इफेक्ट। तो ये अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको वो वीडियो बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि आधा टॉपिक तो यही का है, तो सीधा स्किप करने वाले हैं हम। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।